Hello students, myself Vishy Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in government college. इन दिनों में हमारी कॉमर्स स्कूल लेक्चरर की सीरीज़ चल रही है और ये हमारा 17वां वीडियो है। हर बार हम एक सैम्पल पेपर लगा रहे हैं। चलिए सर, आज के क्वेश्चन देखते हैं। पीडीएफ के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको मिलेगा वो है नो वन एक्सेप्ट मिंट कैन जनरेट मनी विदाउट द एड ऑफ एडवर्टीजमेंट। हु सेड दिस? कहता है टकसाल के अतिरिक्त कोई भी बिना विज्ञापन की सहायता से मुद्रा उत्पन्न नहीं कर सकता। तो बहुत ही बड़ी बात कही है और एक एडवर्टाइजमेंट की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करती है कि विज्ञापन कितना ज़रूरी है। हमने सुना भी है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो यानी जब तक आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएंगे नहीं तो आपको उनको कैसे पता लगेगा। इतनी बढ़िया दुनिया में आप अपना अच्छा सा प्रोडक्ट लेके बैठे हैं, दुनिया को कैसे पता लगेगा। इसीलिए यानी किसी ने कहा है कि विज्ञापन से ही आप पैसा कमा सकते हो। या तो आपके पास टकसाल हो, दैट इज़ सिक्के, जहाँ सिक्के गड़े जाते हैं, सिक्के बनते हैं, वो वाली टकसाल हो, या नोट छापने की मशीन हो। उसके अलावा विज्ञापन ही एक तरीका है जिससे आप पैसा कमा सकते हो। ये इतनी बड़ी बात किन्होंने कही है? ऑप्शन है ए EFL बैच, कुंटच एंड ओडोनेल, विंस्टन चर्चिल या मैकफरलैंड। इनमें से किसने ये बात कही है? तो ये बात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, नॉट अभी के, पहले के, वर्ल्ड वॉर के समय प्रधानमंत्री थे यूके के, विंस्टन चर्चिल, उन्होंने ये बात कही थी। तो इसका आंसर सी रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जस्ट यही कि विज्ञापन वाला टॉपिक हमारे कोर्स में है तो कुछ भी आ सकता है आने को, तो इसीलिए ठीक है। और हमेशा की तरह जब भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आए, स्क्रीन को पॉज कर लिया करो, खुद लगाया करो। आ गया वेरी गुड, नहीं आया तो थोड़ा बहुत सुन लिया करो। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पॉज कर लेना, ठीक है। द रिलेशनशिप ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक इज। तो यहाँ दो वर्ड है, एक वर्ड है इंटरनल कंट्रोल, एक वर्ड है इंटरनल चेक। इसमें क्या रिलेशन है? वन एंड द सेम, दोनों एक ही बात है, डिफरेंट, दोनों अलग अलग है। इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स इंटरनल चेक या इंटरनल चेक इंक्लूड्स इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। तो देखिए इसमें मैं आपको सिंपल फंडा बताता हूँ। एक होता है इंटरनल कंट्रोल, भाई आपका बिजनेस ढंग से चले, बिजनेस में कोई फ्रॉड ना हो, ना किसी तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, ना एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम हो, तो एक सिस्टमैटिकली चलता रहे। तो उसके लिए जो कंट्रोल इस्टेब्लिश करते हैं वो होता है इंटरनल कंट्रोल, हिंदी में बोलते हैं आंतरिक नियंत्रण। अब आगे बात यह है कि आंतरिक नियंत्रण के दो पार्ट हैं। उसके अंदर एक तो है इंटरनल चेक, तो यहाँ पे ऊपर था इंटरनल कंट्रोल, उसका एक पार्ट है इंटरनल चेक और दूसरा पार्ट है इंटरनल ऑडिट, ठीक है। हिंदी में बोल देता हूँ। सबसे बड़ी बात है आंतरिक नियंत्रण। आंतरिक नियंत्रण के अंदर एक होता है आंतरिक जांच और एक होता है आंतरिक अंकेक्षण। अब आंतरिक जांच क्या होती है? आंतरिक जांच में एक बंदे का काम ऑटोमेटिक दूसरा बंदा जांच लेता है। यानी हम सारा काम एक ही बंदे को नहीं देते, काम को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि काम की ऑटोमेटिक जांच हो जाए और फ्रॉड की संभावना खत्म हो जाए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि एक ही व्यक्ति होता, मान लो एक व्यक्ति होता, उसी व्यक्ति को मान लो पैसा रिसीव भी करना है, उसे रिसिप्ट भी देनी है, उसे ही अकाउंटिंग करनी है, फिर उसके बाद मतलब कैश बुक में एंट्री करनी है, उसके बाद उसे ही लेजर पोस्टिंग करनी है और उसे ही पैसा बैंक में जमा कराना है। ये सारा काम अगर आप एक ही व्यक्ति को दोगे तो पूरा चांस है फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। लेकिन यही काम अगर आप बांट दें कि मान लीजिए एक व्यक्ति तो ऐसा है जो केवल कैशियर है, जो पैसा लेगा और रिसिप्ट देगा, दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो उसकी कैश बुक में एंट्री करेगा, तीसरा व्यक्ति ऐसा है जो कैश बुक में पोस्टिंग करेगा और बैंक में जमा कराने के लिए मान लीजिए चौथा व्यक्ति है। क्योंकि बड़े बिजनेस है तो बड़े बिजनेस में आदमी तो होते ही हैं, तो आप काम को बांट सकते हैं और इस तरह से बांटेंगे कि ऑटोमेटिक काम की चेकिंग, रीचेकिंग, क्रॉस चेकिंग होती जाएगी। तो ये होता है इंटरनल चेक। लेकिन क्या है ये इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है, ठीक है। ये इंटरनल कंट्रोल से अलग नहीं है, ये इंटरनल कंट्रोल का ही एक पार्ट है। तो इस तरह से इसका आंसर सी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द करंट रेशियो इज 2.5, लिक्विड रेशियो इज 1.5 एंड स्टॉक इज ₹60,000, फाइंड द लिक्विड एसेट्स। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, तो आपको करंट एसेट्स नहीं दे रखे, करंट लायबिलिटी नहीं दे रखी, लेकिन आपको करंट रेशियो दे रखा है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, ठीक है। अब आपका करंट रेशियो दे रखा है 2.5, this is your current ratio. However, you do not know about current assets और current liability. दूसरी तरफ आपको लिक्विड रेशियो भी दे रखा है।
इसके लिए लिक्विड एसेट्स होता है ऊपर और नीचे करंट लायबिलिटी होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें मिसिंग है, ठीक है। हाउएवर आपको भी लिक्विड रेशियो की जगह 1.5 वैल्यू दे रखी है, ओके। अब आप ऐसा कीजिए कि ये जो करंट लायबिलिटी है उसको x मान लीजिए, जहाँ करंट लायबिलिटी है उसकी जगह मैंने x लिख दिया। तो क्या सीन बनेगा, जब ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आपका पहला सीन बनेगा करंट एसेट्स इक्वल टू 2.5x। इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इक्वेशन बनेगा लिक्विड एसेट्स इक्वल टू 1.5x, ओके। तो आपके पास करंट एसेट्स की वैल्यू तो नहीं पता, बट वो 2.5x है और करंट लायबिलिटी जो लिक्विड एसेट्स है वो आपका 1.5x है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम करंट एसेट्स में से स्टॉक को माइनस करें तो लिक्विड एसेट्स आता है। हालांकि एक और आइटम माइनस होता है प्रीपेड, बट प्रीपेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम इतना कह सकते हैं कि करंट एसेट्स में से स्टॉक को माइनस कर दें तो लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। अब आप करंट एसेट्स के प्लेस पे तो रखिए 2.5x, स्टॉक के प्लेस पे स्टॉक की वैल्यू आपको गिवन है, स्टॉक की जगह पे आप 60,000 रखिए और लिक्विड एसेट्स के प्लेस पे आप 1.5x रखिए, ठीक है। थोड़ा सा साइड इधर उधर करेंगे, ये 1.5x जब इधर आ जाएगा और 2.5x में से लेस हो जाएगा तो अल्टीमेटली x बचेगा, और ये माइनस का 60 जब साइड चेंज करेगा तो 60,000 हो जाएगा। तो ये अब आप फटाक से आंसर 60,000 मत लिख लेना, नहीं, क्योंकि ये आपका आंसर आया है करंट लायबिलिटी का, क्योंकि आपने करंट लायबिलिटी को x माना था। अगर इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी पूछा होता तो 60,000 आंसर होता, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने लिक्विड एसेट्स पूछा है और लिक्विड एसेट्स की वैल्यू है 1.5x, तो 1.5x, तो 60,000 को आप 1.5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर 90,000 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी आएगा 90,000। तो लिक्विड एसेट्स तो क्या है, ये रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है। करंट रेशियो लिक्विड रेशियो के फॉर्मूले हमें आने चाहिए और थोड़ी बहुत मैथ्स हमें आनी चाहिए, तो हम आराम से कर पाएंगे। 90,000 इसका आंसर रहेगा, ठीक है सर। चलिए और देखते हैं शीट के अंदर जो 24 नंबर पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। आपको पता ही है, ऑलमोस्ट मैं देखो हर वीडियो में कहता हूँ, पर एक बार फिर बता दूँ, जितने क्वेश्चन हमारे इस वीडियो में हैं उसकी PDF इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा जो 150 क्वेश्चंस के 6 सैम्पल पेपर हैं वो कंप्लीट फ्रीली अवेलेबल हैं, वो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको फ्रीली अवेलेबल कराए जाएंगे। अगर आपको 50 सैम्पल पेपर्स लेने हैं, देखने हैं, तो वो आप कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं, ठीक है सर। क्वेश्चन 24, विच ट्रांजेक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल अफेक्ट वर्किंग कैपिटल। निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन कार्यशील पूंजी में वृद्धि करता है, या यहाँ पे तो वैसे लिखा है कि वर्किंग कैपिटल को प्रभावित करता है। खैर, तो हम इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए, अगर आप पेमेंट ऑफ बीपी, अब आप 2 मिनट आराम सोचिएगा, अगर आप बीपी का पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, ऊपर आएगा बीपी, नीचे आएगा कैश। इसकी एंट्री होती है लाइक बीपी टू कैश जब आप इसका पेमेंट करते हो, ठीक है। मैं आपको ये बताऊं, बीपी जो है वो एक करंट आइटम है और कैश जो है वो भी एक करंट आइटम है, ठीक है। क्योंकि दोनों आइटम में आपकी करंट है, दोनों आइटम में करंट है, इसलिए आपका इसमें वर्किंग कैपिटल प्रभावित नहीं होगा। एक आइटम ऊपर है, एक आइटम नीचे है, दोनों की दोनों करंट आइटम है, आपका वर्किंग कैपिटल प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। सेकंड सुनिएगा, कलेक्शन फ्रॉम बिल रिसीवेबल। अगर आप BR से कलेक्शन करोगे तो क्या होगा, एक तरफ आपका कैश आएगा और एक हाथ आपके हाथ से BR जाएगा। कैश कम्स BR गोज। अब इसमें जो कैश है वो करंट आइटम है और जो BR है वो भी करंट आइटम है, ऊपर भी करंट आइटम है, नीचे भी करंट आइटम है, तो आपका वर्किंग कैपिटल नहीं होगा। इसे यूं भी कहा जाता है कि फंड फ्लो नहीं होगा, और इसे ये भी कह सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल अफेक्ट नहीं होगा। और सुनिएगा, जब आप प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, तो ऊपर बैंक होता है DR और नीचे आपका आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल CR, ठीक है। अब इसमें से जो बैंक है वो आपका करंट आइटम है और जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो आपका नॉन करंट आइटम है। क्योंकि इसमें एक आइटम करंट है और एक आइटम नॉन करंट है, तो इसमें आपका वर्किंग कैपिटल फ्लो होगा, और आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया है तो आपका वर्किंग कैपिटल साइज भी बढ़ जाएगा। तो आपका ये C इसमें आंसर लग रहा है। बाय द वे D सुन लीजिए, D में लिखा है कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर्स। आप अपने डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया, डिवेंचर्स को मान लीजिए आपने बदले में उनको इक्विटी शेयर दे दिए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो आएगा नीचे और ऊपर आपने उनको डिवेंचर्स को कन्वर्ट किया, तो डिवेंचर्स आपके समाप्त हो जाएंगे। तो आपका एंट्री बनेगा डिवेंचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आप गौर कीजिए, जो डिवेंचर है वो नॉन करंट आइटम है और इक्विटी शेयर कैपिटल है वो भी आपकी नॉन करंट आइटम है। क्योंकि ये दोनों के दोनों नॉन करंट आइटम है, तो इसमें भी आपका वर्किंग कैपिटल अफेक्ट नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, इसमें भी आपका फंड फ्लो नहीं होगा। ये जो गिवन ऑप्शन है उसमें से केवल C ऑप्शन ऐसा है जहां आपका वर्किंग कैपिटल अफेक्ट होगा। ऐसा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, स्थिर लागत प्रति इकाई। वैसे मैं जैसे इस ऑप्शन को देख रहा हूँ तो कई बच्चे क्या करते हैं या कई स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो क्या देखेंगे, जैसे ही देखेंगे फिक्स कॉस्ट, अरे सर फिक्स कॉस्ट तो फिक्स होती है, मतलब वो फटाफट से देखेंगे फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है, कौन सा ऑप्शन है, तो वो शायद डी ऑप्शन में जाएंगे कि फिक्स कॉस्ट तो हमेशा फिक्स होती है। लेकिन अगर आप ढंग से बात कभी समझेंगे ना तो फिक्स कॉस्ट के साथ मैं आपको खास बात बताऊँ, फिक्स कॉस्ट अमाउंट के वाइज जाओगे ना तो फिक्स होती है, और अगर फिक्स कॉस्ट को आप पर यूनिट के हिसाब से देखोगे ना तो पर यूनिट के हिसाब से वो वेरिएबल होती है। मैं रिपीट करता हूँ ये बात, फिक्स्ड कॉस्ट अमाउंट वाइज या टोटलिटी वाइज वो फिक्स होती है, लेकिन अगर आप उसे यूनिट वाइज देखोगे ना तो वो यूनिट वाइज ऑलवेज वेरिएबल होती है। मैं तो इसका एग्जांपल समझाता हूँ फिर ऑप्शन सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज करो आपकी फिक्स कॉस्ट आती है 50,000 रुपये और आप यूनिट प्रोड्यूस करते हो 10,000, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी हुई, आपकी एफ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हुई 5 रुपया, ठीक है। अब अगर 50,000 रुपये में अगर आप बाय द वे 5,000 यूनिट बनाओगे, सपोज करो किसी वजह से आपका प्रोडक्शन साइज गिर गया, तो आपका यहाँ पे डिवाइड करने पे आएगा 10 रुपये पर यूनिट। अब आपने क्या देखा, फिक्स कॉस्ट चेंज हो गई। अब कोई कहेगा सर फिक्स कॉस्ट तो 50,000 है, अरे हाँ फिक्स कॉस्ट तो 50,000 ही है, पर वो पर यूनिट चेंज हो गई। पहले वो पर यूनिट 5 रुपये लग रही थी और अब वो पर यूनिट 10 रुपये लग रही है। मैं एक तीसरा एग्जाम्पल दूंगा और फिर ऑप्शन देखेंगे। सपोज करो फिक्स कॉस्ट है 50,000 और आपके जो यूनिट्स प्रोड्यूस हैं वो हैं 20,000। मान लीजिए कि आप 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, आपकी अच्छी सेल होती है, तो आपने डिवाइड किया तो आपका ये आता है 2.5 रुपये पर यूनिट, यानी फिक्स कॉस्ट। और ये बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ होती है, फिक्स कॉस्ट ही सारे लिवरेज क्रिएट करती है। मैं आपको अगर कभी आप फिक्स कॉस्ट का एक बार फंडा समझ गए ना, तो फिक्स कॉस्ट ये जो बड़े बिजनेस हाउसेस को और बड़ा बना देती है और जो गरीब या स्मॉल फर्म्स होती हैं उनको और पुअर से पुअर करती जाती हैं। उसमें सारा खेल फिक्स कॉस्ट का ही होता है, क्योंकि बड़े जो प्रोडक्शन हाउस हैं, बड़े जो बिजनेस हाउस हैं, वो बड़े लेवल पे सेल करते हैं, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, तो उनकी जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आती है वो कम आती है, तो वो सस्ता बेचते हैं तो उनकी सेल ज़्यादा होती है, तो फिर वही छा जाते हैं, पूरे बाजार को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो छोटे बिजनेस हाउसेज हैं, छोटे बिजनेस यूनिट्स का क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो उनकी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो उनकी कॉस्ट और बढ़ जाएगी, उनके प्रॉफिट्स और कम हो जाएंगे, ऐसा होगा, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में लिखा है डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द वेरिएबल कॉस्ट। इस वेरिएबल कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट ऊपर जाए नीचे जाए, फिक्स कॉस्ट में उस वजह से बदलाव नहीं होता, तो पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड है फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, ये बिल्कुल सही है। क्या लिखा है कि फिक्स कॉस्ट घट जाती है उत्पादन इकाइयों में वृद्धि के साथ, कि जैसे ही इकाइयाँ जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो बढ़ेंगी तो आपकी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन पर यूनिट पे चल रहा है, गौर कीजिएगा बार बार, पर यूनिट पे चल रहा है, तो पर यूनिट के हिसाब से घट जाती है, तो बात बिल्कुल सही है। बाय द वे सी ऑप्शन देख लेते हैं, फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें लिखा है कि नंबर ऑफ यूनिट्स घटेंगे तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट भी घटेगा, नहीं घटेगा नहीं बढ़ेगा, तो ये गलत लिखा हुआ है। और फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, इस चक्कर में एकदम से मत पड़ जाना। पर यूनिट का क्वेश्चन है, आपको लगेगा सर कितनी बार बोलोगे, एक वीडियो में 5 बार बोल चुके हो अभी में, बट मैं चाह रहा हूँ कि आप गलती ना करें, आता हुआ क्वेश्चन हाथ से ना गंवा दें। तो जस्ट इसका आंसर बी रहेगा, होप मैं समझा पाया आपको, तो जस्ट बी इसका आंसर है। ऑलमोस्ट हर वीडियो में आप ये मार्केटिंग क्लिप देखते होंगे, और मैं एक बात आपको इन जनरल बताता हूँ कि कई बार जो इसका प्राइस है जो मात्र 249 रुपीज़ है, उसको देख के लोगों को ये लगता है कि नहीं इतना सस्ता नहीं होगा या फ्रॉड होगा, या 249 के अंदर 50 सैम्पल पेपर या 7,500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन देता है। बट ये बिल्कुल जेन्युइन है। आप जो अगर हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप ये पाएंगे कि मात्र इतनी कम कीमत पे ही ये पूरे 7,500 MCQ अवेलेबल है, और ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, यानी हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो आप किसी भी भाषा से आते हो, किसी भी बोर्ड से आते हो, आपको कोई दिक्कत इसके अंदर आने वाली नहीं है। इसके अलावा जो पैटर्न है हमारे यहाँ, जो RPSC फर्स्ट ग्रेड होता है, तो उसके अंदर सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चन है, इसके अलावा 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के भी पूछे जाते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी के, तो वो आखिरी के 30 क्वेश्चन वो भी रखे हैं जो एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हैं। इसके अलावा एक मैं आपको थोड़ी सी बात और बता रहा था कि अब हमने इसके अंदर नोट्स भी देना शुरू कर दिया है, जो सैम्पल पेपर्स तो हैं ही हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री अब हम हर चैप्टर वाइज नोट्स अपलोड कर रहे हैं, जैसे कॉस्टिंग का हुआ, स्टैटिस्टिक हुआ, ऑडिट हुआ, जितने भी नोट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं मानता हूँ लगभग 50 से 60 टॉपिक होते हैं,
तो एक एक करके हम उनके नोट्स भी अपलोड कर रहे हैं और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो थोड़े बहुत नोट्स से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। और मेन, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है या नहीं है वो आपको इन क्वेश्चनों को लगा के मिलेगा। दबा के क्वेश्चन कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन कीजिए और जॉब पाइए। एक और बात, नॉट ओनली ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल राजस्थान के लोगों के लिए रेलिवेंट है। अगर आप किसी भी स्टेट में अगर आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक होते हैं, 2-4 टॉपिक ऊपर नीचे कम या ज़्यादा, पर मोरलेस यही टॉपिक हुआ करते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल रहने वाले हैं। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसके जो कवर नहीं होता है तो आप मुझे ये व्हाट्सअप नंबर आता है बार बार स्क्रीन पे, आप उस पर व्हाट्सएप कर दिया करो। कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो आप वो मुझे भेज दिया करो, मैं समय रहते ही उसका सॉल्यूशन आपको करा दूंगा। और बाकी ये क्वेश्चंस, एक और जनरल क्वेरी रहती है कि सर इसका पीडीएफ मिल जाएगा क्या? तो सर पीडीएफ नहीं मिलेगा, आपको ऐप के अंदर ही ये क्वेश्चंस देखने होंगे, वहीं पे आपको क्वेश्चन लगाने होंगे और जितनी बार आप क्वेश्चंस करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पीडीएफ के तरह सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं हो। 35वां क्वेश्चन जो आपको मिलेगा कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सिएबल एट द विल ऑफ अग्रीव्ड पार्टी इज नोन। एक ऐसा अनुबंध जो पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर प्रवर्तनीय होता है, ठीक है। अब आप देखिए कि क्वेश्चन कौन सा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से ये क्वेश्चन है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा अनुबंध हुआ और उसमें कोई पक्षकार है, वो है पीड़ित पक्षकार। तो जब भी पीड़ित पक्षकार वर्ड आ जाए या अग्रीव्ड पार्टी वर्ड आ जाए ना, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो होगा वॉइडेबल। अब ये क्या होता है वो सुनिए। हिंदी में एक शब्द होता है उत्पीड़न। अगर मान लीजिए कि आपने किसी को डरा धमका के, धमकी देके उसके साथ कोई अग्रीमेंट किया, यानी आपने उत्पीड़न किया, ठीक है। अब उससे जो आपको कंसेंट मिलेगी, उससे जो आपको सहमति मिलेगी, वो सहमति फ्री नहीं होगी। आपको सहमति तो मिलेगी, उसने डर के मारे हाँ तो कर दिया, अग्रीमेंट भी कर लिया, लेकिन उसकी जो सहमति है वो स्वतंत्र सहमति नहीं है। और स्वतंत्र सहमति जब नहीं होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, ठीक है। इसका यूं और मतलब बताता हूँ, यानी उसने डर के उस समय तो अग्रीमेंट में हाँ कर लिया, अब चाहे तो वो उसको सहता रहे और चुपचाप उस अनुबंध में बना रहे, यानी वो अग्रीमेंट को वैलिड हो जाने दे। और चाहे तो वो प्रतिकार करे, विरोध करे और न्यायालय की अपील करके और अपील करे कि भाई मुझे डराया गया, धमकाया गया, मेरी जो सहमति है वो जबरन ली गई है, मैं इस अग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर कराना चाहता हूँ। तो ये ऑप्शन किसके पास है? ये ऑप्शन पीड़ित पक्षकार के पास है, अग्रीव्ड पार्टी के पास है। और आज के दिन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या होता है? वॉइडेबल होता है। उत्पीड़न एक तरीका है, उसी प्रकार एक होता है अनुचित प्रभाव। उसमें आप ऐसी पोजीशन पे होते हो, सुपीरियर पोजीशन पे होते हो, वो आपसे नीचे की पोजीशन पे होता है, आप मानसिक दबाव यूज़ करके उसके साथ कोई अनुबंध कर लेते हो, या आप हो सकता है कपट करते हो, फ्रॉड करते हो, ऐसी बातें करते हो जिसको पूरा करने का आपका कोई इरादा नहीं है, झूठे वादे करते हो, कपट करके किसी के साथ अग्रीमेंट कर लेते हो, या कभी कभी आप जानबूझ के तो नहीं, अनजाने में ही गलत बात कह देते हो और अनुबंध कर लेते हो, तो मिथ्या वर्णन होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें फ्री कंसेंट मिसिंग होती है, और फ्री कंसेंट मिसिंग होते ही आपका अग्रीमेंट वॉइडेबल कैटेगरी में आ जाता है। हिंदी में इसको व्यर्थनीय अनुबंध कहते हैं। बाकी व्यर्थ अनुबंध क्या होते हैं? व्यर्थ अनुबंध ये शुरू में ओके होते हैं, बाद में इनमें प्रॉब्लम हो जाती है। और व्यर्थ ठहराव क्या होते हैं? व्यर्थ ठहराव शुरू से ही व्यर्थ होते हैं, शुरू से ही शून्य होते हैं, करने ही नहीं चाहिए थे पर आपने कर लिए। इल्लीगल एग्रीमेंट तो आप जानते हैं किस तरह के एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है सर। तो इसका आंसर अभी हाल फिलहाल वॉइडेबल रहेगा। यस, नेक्स्ट सुनते हैं। नेक्स्ट में है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है, 2019 वाले एक्ट की बात कर रहा है। और डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जिसको पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम कहा जाता था, कैन रिड्रेस द क्लेम्स अप टू द वैल्यू ऑफ। तो क्वेश्चन ये है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 2019 आ चुका है, उसके अंतर्गत जिला कमीशन, जिसको पहले जिला मंच कहा जाता था और जिसे अब जिला कमीशन कहा जा रहा है, जिला आयोग कहा जा रहा है, वो कितनी सीमा तक के दावे को निपटा सकता है। अब आप में से अधिकतर लोग जिन्होंने नया एक्ट पढ़ रखा होगा वो इसका आंसर 1 करोड़ लगा के आएंगे, लेकिन 1 करोड़ इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। मैं रीज़न बताता हूँ। देखिए, यूँ समझिए कि 2019 का एक्ट आया और वो जुलाई 20 से लागू भी हो गया, ठीक है।
लेकिन पुनः 31 दिसंबर 2021 को मॉनेटरी लिमिट में वापस चेंज किया गया है और अब इसकी जो लिमिट हो गई है, जो आपका जिला आयोग है उसकी जो लिमिट हो गई है वो हो गई है 50 लाख रुपए। इसका आंसर सी रहने वाला है। मैं आपको स्क्रीन पे एक स्लाइड बताता हूँ, उससे आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। ठीक है सर, तो 50 लाख आंसर है। सुनिएगा, देखिए पहले आपका 1986 वाला एक्ट चलता था, तब जो जिला मंच था वो 20 लाख रुपए तक के मामले सुनता था। जब आपका 2019 वाला एक्ट आया तो आपकी लिमिट बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई। इवन मैंने जो नोट्स बना रखे थे उसमें भी 1 करोड़ की लिमिट थी। फिर मुझे किसी स्टूडेंट ने व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप नंबर लगातार चलता रहता है और सैम्पल पेपर्स जिन्होंने लिए भी रखे हैं, तो उसमें कहा कि सर आपने ये क्वेश्चन गलत करवाया है, इसमें लिमिट 1 करोड़ नहीं है, इसकी लिमिट रिवाइज हो गई है और इसकी लिमिट 50 लाख है। ठीक है, और बाद में मैंने पाया कि वाकई में 31 दिसंबर 2021 को एक प्रेस नोटिफिकेशन जारी करके और गजट नोटिफिकेशन जारी करके चेंजेस लाए गए हैं और बाकायदा वहाँ लॉजिक भी दिया गया है कि ऐसे इनको लिमिट घटाने की ज़रूरत क्यों आई। वहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जब लिमिट 1 करोड़ कर दी गई तो बहुत सारे जो मामले थे वो 1 करोड़ तक के मामले थे, तो वो कहाँ जाने लग गए, वो आपके जिला कमीशन के अंदर जाने लग गए। तो वहाँ पे जो केसेस का भार है वो बढ़ गया। तो कहाँ तो मकसद ये था कि स्पीडी जजमेंट दिए जाएंगे, त्वरित निर्णय दिए जाएंगे, जल्दी जल्दी फैसले किए जाएंगे, बल्कि इनका लोड उल्टा बढ़ गया। तो इसकी लिमिट वापस सही कर दी गई है, पुरानी तो नहीं की गई है लेकिन लिमिट आधी कर दी गई है और 50 लाख रुपए तक के मामले अब आपका जिला आयोग सुनेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि अगला जो है आपका जो राज्य आयोग है वो 50 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ तक के मामले सुनेगा। तो जो आपको लिमिट्स याद है उनको वापस आपको सही करना पड़ेगा। 50 लाख से 2 करोड़ तक की लिमिट है और 2 करोड़ से ज़्यादा वाले जो मामले हैं, तो 2 करोड़ से प्लस वाले जो मामले हैं उनको राष्ट्रीय आयोग देखेगा। तो ठीक है, तो मैं मान लीजिए इस वीडियो में या सैम्पल पेपर्स में आपको कभी भी कोई गलती लगती है कि सर ये आपने गलत बताया, तो आप मैसेज कर दिया कीजिए, मैं डेफिनेटली करेक्शन करूँगा, मुझे जो पॉइंट है वो बता दूंगा। चलिए और देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कहता है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर लिस्ट बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, तो एक बड़ा सा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या लिखा है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन घटाएं तो क्या होगा। देखिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से आप डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। कभी भी आपको जी यानी ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना हो ना, तो आपको डेप्रिसिएशन का समायोजन करना पड़ेगा। जब भी आपको ग्रॉस से नेट पे जाना हो तो आपको डेप्रिसिएशन का समायोजन करना पड़ेगा। तो जैसे ही इसमें से डेप्रिसिएशन हटेगा ना, तो जीडीपी आपका एनडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी कुछ लाइन चेंज नहीं होगी, केवल ग्रॉस जो है वो एन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जो जीडीपी है वो बन जाएगा एनडीपी। अब मैंने यहाँ पे ऑप्शन देखे और मुझे लास्ट वाला ऑप्शन दिख गया। ठीक है, यानी मेरा ए जाके 4th के साथ कनेक्ट हो गया। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन हटाती एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। अब दूसरा सुनिए, जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन हटाएंगे तो यहाँ पे वापस ये ग्रॉस है और ग्रॉस में से आप डेप्रिसिएशन हटाओगे तो नेट बन जाएगा। तो जीएनपी अब क्या बन जाएगा, एनएनपी। तो अब आपको ऐसा ऑप्शन लेना है एनएनपी एट मार्केट प्राइस। एनएनपी एट मार्केट प्राइस ये आपको यहाँ मिलेगा, सेकंड आपको सी के अंदर जाके मिलेगा। ठीक है, अब तक आपके क्या क्या फैसले हो चुके हैं, ए आपका जाके 4th के साथ मिल गया है और बी अभी अभी आपका जाके 3rd के साथ मिल गया है। और सुनिएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स का समायोजन करेंगे तो कभी भी अगर आपको मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में लाना हो ना, तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का समायोजन करना पड़ेगा। कभी भी मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में लाना हो तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी का समायोजन करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में जैसे ही मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का समायोजन करूंगा तो ये मार्केट प्राइस बदल जाएगा फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ये यहाँ मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो अब मेरा सी जो है वो सेकंड के साथ जाके मिल गया और लास्ट में लिखा है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। वापस ये ग्रॉस फिगर है, उसमें से डेप्रिसिएशन जाएगा तो नेट फिगर बन जाएगा, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ये यहाँ पे जाके मिल गया। तो मेरा जो चौथा है, हालांकि इतना वैसे भी चौथा ऑटोमेटिक ही बच जाएगा आपके पास जो बचा है। तो देखिए आपको ऐसा ऑप्शन लेना है जिसमें A4 हो, तो A4 हो ये यहाँ पे है, B3 हो यस, और C2 हो बिल्कुल ठीक है, और D1 हो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर B रहने वाला है। तो अगर एक नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से देखें, मतलब एक क्वेश्चन के हिसाब से देखें, तो इसमें तो इसने 4 क्वेश्चन जितनी मेहनत करवा दी। यानी देखा जाए तो 4 क्वेश्चन है, बट अधिकतर क्वेश्चन एक जैसे ही थे। मेन बात ये थी कि ग्रॉस में से जैसे ही आप डेप्रिसिएशन हटाएंगे तो आपका नेट फिगर आ जाएगा, और जैसे ही आप इनडायरेक्ट टैक्स का समायोजन करेंगे तो आपका जो मार्केट प्राइस होता है
वो आपका फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए सर, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन 73 कहेगा द एडवर्टाइजमेंट विच शोज द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द मिडल मैन इज। एक ऐसा विज्ञापन जिसमें हम जो मध्यस्थ होते हैं, जो मिडल मैन होते हैं, उनको उत्पादों का लाभ बताते हैं, तो वो कैसा विज्ञापन है? वो पुल एडवर्टाइजमेंट है, कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट है, पुश एडवर्टाइजमेंट है, या कॉपरेटिव एडवर्टाइजमेंट है? वो किस तरह का है? तो अब आप समझिए कि विज्ञापन 2 तरह के होते हैं, एक होता है पुल और एक होता है पुश। वैसे बहुत सारे टाइप है, पर पुल और पुश ये मेन तरह से एक होता है। अब वैसे पुल वर्सेस पुश में अपन तब भी कंफ्यूज होते हैं जब अपन किसी होटल में घुसते हैं और दरवाजे पे जो कांच का दरवाज़ा होता है उस पर लिखा होता है पुल और पुश। तो 1 मिनट मैं तो हमेशा कंफ्यूज ही होता हूँ कि यार अंदर खोलना है या बाहर खोलना है। तो अब आपको भी शायद कन्फ्यूज़न होती होगी। खैर, बाय द वे, देखिए एक आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको अपन पी कह देते हैं, और एक ये आपका कस्टमर है, ठीक है। अब या तो देखिए तरीका ये है कि प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाया जाए या कस्टमर को प्रोडक्ट तक लाया जाए। 2 ही तरीके होते हैं। अगर आपको उसको माल बेचना है तो या तो आप प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा दो, तब उसमें क्या करते हैं, आप प्रोडक्ट को धक्का देते हैं, प्रोडक्ट को उसकी तरफ धक्का देते हैं, तो वो होता है पुश। और दूसरा एक तरीका होता है कि आप इस तरह की अवेयरनेस फैलाओ, ब्रांड अवेयरनेस फैलाओ कि ग्राहक खुद ही खींचा चला आए, ग्राहक को आप अपनी तरफ खींचना चाहते हो, तो वो होता है पुल विज्ञापन, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आप विज्ञापन कर रहे हो और बेनिफिट्स किसको बता रहे हो? मिडिल मैन को। तो मिडिल मैन आपके लिए क्या करेगा कि ग्राहक तक वस्तु पहुंचाएगा। देखिए वापस समझिएगा, ये आपका ग्राहक है, ये आपकी वस्तु है, और ये आपका मिडिल मैन है। आप इस मिडिल मैन को बोलते हो कि आप ना हमारा ये प्रोडक्ट बेचोगे तो हम आपको 10,000 रुपये बोनस देंगे, या हम आपको 5 दिन 4 नाइट का किसी होटल का बुकिंग आपको घूमने जाने देंगे, फ्री टिकट, हमारा खर्चा सारा ये हम करेंगे, जस्ट आप हमारे प्रोडक्ट को बेचो। यानी हम क्या कर रहे हैं, उस मिडिल मैन को कह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट बेचो, हमारा प्रोडक्ट थोड़ा नया है और आप ग्राहक को कन्विंस करो। तो हम प्रोडक्ट को ग्राहक तक पहुंचाना चाह रहे हैं, यानी हम प्रोडक्ट को ग्राहक की तरफ धक्का दे रहे हैं मिडिल मैन के थ्रू। ऑब्वियस सी बात है, मिडिल मैन हमारे कहने से ही प्रोडक्ट क्यों बेचेगा? वो तो ऑब्वियस सी बात है, एक जमा जमाया प्रोडक्ट बेचना चाहेगा। तो हम उसको कुछ इंसेंटिव्स देते हैं, कुछ लालच देते हैं कि आप ऐसा करो, हमारा प्रोडक्ट ग्राहक तक पहुंचाओ। तो ये वाला जो होता है धक्का पहुंचाने वाला, ये आपका धक्का विज्ञापन है, और ये आपका पुश एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है सर, होप मैं आपको थोड़ा समझा पाया। और आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, ऑन 31st December 2021 ₹7200 was charged as depreciation on machine by reducing balance method। अब ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने डेप्रीसिएशन लगा दिया है और वो 7,200 रुपये है, और आगे ये भी लिखा है कि डेप्रीसिएशन की रेट 10% है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इन्होंने कितनी वैल्यू पे डेप्रीसिएशन लगाया होगा, क्योंकि 7,200 रुपये इन्होंने डेप्रीसिएशन लगाया है और ये 10% की रेट से लगाया है, तो डेफिनेटली 72,000 रुपये वैल्यू रही होगी। अब इसमें एक बात और है कि ये डेप्रीसिएशन इन्होंने 31 दिसंबर 2021 को लगाया है, तो आपकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है, जिसे अपन कहें 1 जनवरी 2021 की वैल्यू है, वो आपकी 72,000 रही होगी। लेकिन इसमें कहानी एक और है, इसमें लिखा है कि दिस मशीन वाज परचेज्ड ऑन जनवरी 20, यानी ये जो मूल्य आप देख रहे हो 72,000 रुपये, ये तो है आपके पास जनवरी 21 का मूल्य है, और इन्होंने इस मशीन को खरीदा था जनवरी 2020 में, यानी 1 साल पहले। तो अब ये जानना चाहते हैं कि इस मशीन की ओरिजिनल लागत कितनी थी। ठीक है, आप बात वैसे समझ गए, क्वेश्चन आप समझ गए हैं कि 72,000 रुपये तो इसकी वैल्यू यहाँ पे है, और दिस इज द वैल्यू आफ्टर 10% डेप्रीसिएशन, दैट मीन्स इट इज़ द वैल्यू 90%। तो आप इसे ग्रॉस करेंगे तो आपकी वैल्यू 80,000 आ जाएगी। तो मैं आपको ये 3-4 बातें कनेक्ट करके बताता हूँ कि आज जिस संपत्ति पे 7200 रुपये मूल्य डेप्रीसिएशन लगाया गया है, उसका वर्ष के शुरुआत में मूल्य 72,000 रुपये रहा होगा, और उससे 1 साल पहले जब उसको खरीदा गया होगा तब उसका मूल्य 80,000 रुपये रहा होगा। क्योंकि ये जो 72,000 रुपये आप देख रहे हो, ये 10% डेप्रीसिएशन कटने के बाद की वैल्यू है, तो जो ओरिजिनल वैल्यू रही होगी वो 80,000 रुपये रही होगी। होप आप क्वेश्चन को समझेंगे और ऐसे करेंगे। और ठीक है, वीडियो इसी के साथ समाप्त होती है। वीडियो यूज़फुल लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस साल हम स्कूल लेक्चरर बनने की पूरी तैयारी करेंगे और अगले साल हम कॉलेज लेक्चरर बनने की तैयारी करेंगे। थैंक यू।